हेलो एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी क्यों बनाया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013 इन द शेड्यूल थर्ड। सो फाइनल अकाउंट ईयर एंड हो चुका है। अभी तक हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे थे उसमें हम जर्नल एंट्रीज बना रहे थे, उसके लेजर्स पोस्ट कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस बना रहे थे एंड ऑल दैट थिंग। तो अभी तक जो था, अभी तक साल भर एक कंपनी क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको वो नोट करता रहता है, उसके लिए जर्नल पास करता है, उसको डिफरेंट लेजर्स में पोस्ट करता है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर हर एक फर्म क्या चाहेगा, दे रिक्वायर टू नो द प्रॉफिट दैट दे हैव अर्नड फ्रॉम द वेरियस ऑपरेशंस, whether they have earned the profit or they have incurred loss। इसी बेसिस पे वो देखेंगे कि कौन सा हमारा ज़्यादा प्रॉफिटेबल यूनिट है और कौन से हमारे लॉसेस यूनिट इनकर कर रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल फर्दर डेवलप सर्टेन प्लान्स रिगार्डिंग दैट सेपरेट यूनिट्स। सो अभी तक जो हमने देखा तो उसमें हमें क्या पता चला, द मेन नीड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है ना। So therefore every organization is required to record financial transaction, prepare financial reports and informations। And after that thing, हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो भी कहता है कि इट इज वेरी मच मैंडेटरी फॉर एनी फर्म टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बेसिकली अभी तक जो हम जानते हैं वो बैलेंस शीट है एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इट इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द बिजनेस फर्म, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर दिस वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स। लाइक आपने भी तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, you have been investing in their shares, debentures, various other things। So एक कंपनी में सिर्फ उसका ओनर नहीं, बाकी जो अदर स्टेक होल्डर्स है, आउटसाइडर्स जो है, या फिर आपके क्रेडिटर्स हो गए, वो लोग भी क्या देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जिस कंपनी में मेरा पैसा फंसा हुआ है, या द कंपनी इन विच आई हैव इन्वेस्टेड सो मच अमाउंट ऑफ मनी, वेदर दे आर इन अ गुड पोजिशन और नॉट, व्हाट इज देयर करंट पोजीशन। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कंपनी का पोजीशन क्या है फाइनेंशियली। सो इट बिकम्स वेरी मच नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंट्स और द फाइनल अकाउंट। नाउ सी, जो हमारा सेक्शन 128 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि इट इज कंपलसरी फॉर द कंपनीज टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक। फिर उसके बाद जो सेक्शन 129 है वो कहता है कि कंपनीज जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में आपके बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट दिया गया और कहा गया है कि इसी फॉर्मेट से बनाए जाएंगे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है। ओके। नाउ सी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है शेड्यूल 3 का। फर्स्ट पार्ट जो है वो बैलेंस शीट दिखाता है एंड द सेकंड पार्ट शोज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो वो टी शेप में हुआ करता था, एक साइड एसेट्स को दिखाते थे, एक साइड लाइबिलिटीज को दिखाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रायल बैल क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे। तो दैट वाज अ शेप ऑफ टी। बट अब जो देखोगे इसमें टी शेप के फॉर्मेट्स नहीं रहते, ये जो रहता है वो आपका वर्टिकल फॉर्मेट्स में है। तो अब देखते हैं हमारे बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट जो हमारे शेड्यूल थर्ड में दिया है वो किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि पहले हम क्या करते थे, पहले टी शेप में जब हमारा बैलेंस शीट बनता था तो उस वक्त हम अपने लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज दिखाते थे, राइट साइड एसेट्स रहता था। लाइबिलिटीज में फिर आपके शेयर कैपिटल्स, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजंस एंड ऑल सारे दिखाए जाते थे। वैसे ही एसेट में आपका करंट फिक्स्ड एसेट्स एवरीथिंग वाज शोइंग। नाउ शेड्यूल 3 का फॉर्मेट का बात करें तो बेसिकली ये फॉर्मेट अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है। पहला आप देखिए रोमन 1 में लिखा हुआ है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, एंड द सेकंड वन इज एसेट्स। अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में फर्दर 4 हेडिंग्स दिए गए हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर उसके बाद करंट एसेट्स लायबिलिटीज। वैसे ही जब आप एसेट्स को देखोगे तो एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं एंड करंट एसेट्स हैं। एंड फर्दर जब आप इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल देखोगे एंड एसेट्स का टोटल देखोगे तो दैट बोथ विल टैली ईच अदर। तो देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंट आइटम्स है वो क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा है आपका शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या है, इसमें शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल में
जो भी आपके इक्विटी शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, उनका टोटल वैल्यू जो होगा वो आप यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल वैल्यू लिखा जाता है। और देखिए जो मैंने नोट नंबर बोला गया यहाँ पे, वो नोट नंबर कॉलम जो है वो दिखाता है कि आपने क्या वर्किंग किया है। जैसे शेयर कैपिटल का फाइनल वैल्यू यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं, बट इसके जो वर्किंग्स होंगे वो आप डाउन साइड साइड बाय साइड करते जाइएगा। जैसे शेयर कैपिटल है उसमें आपने नोट नंबर 1 देके आप नीचे उसका नोट बना रहे हैं, उसमें आप दिखाते हैं कि आपके इक्विटी शेयर्स कितने थे। सबसे पहले तो आप दिखाते हैं ऑथराइज्ड क्या था, ऑथराइज्ड के बाद आप दिखाते हैं आपकी इक्विटी कैपिटल कितना था, उसके बाद आप दिखाते हैं कि आपका प्रेफरेंस कितना था एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद दिखाते हो कितना आपने सब्सक्राइब किया, इशू किए, सब्सक्राइब किए, कितने पेड अप हुए। वो सारे जो एक्चुअल जो वहाँ पे टोटल वैल्यू आएगा वो यहीं पे ट्रांसफर होता है। आप यहाँ पे फर्दर कोई वर्किंग्स नहीं दिखाते। उसके बाद है आपका देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके जितने भी रिजर्व्स हैं, से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, दिस ऑल थिंग्स विल कम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद देखिए हमारा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये जो एंट्री है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसमें क्या होता है, जैसे कि शेयर, जब कोई बंदा शेयर खरीदता है तो वो क्या करता है, ही इज गोइंग टू पे सम अमाउंट एंड अगेंस्ट दैट अमाउंट ही विल गिव सम, विल गेट सम शेयर पे एक सर्टिफिकेट मिलता है उसको, एक डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। कभी कभी क्या होता है पैसे तो दे दिए जाते हैं बट वो सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हुआ रहता है, तो उसके अगेंस्ट में एक वारंट इशू करती है कंपनी। और जो जिसके पास वो वारंट है दैट मींस दैट ही होल्ड सच अमाउंट ऑफ शेयर्स इन दैट रिस्पेक्टेड फर्म। सो दिस इज शेयर वारंट्स और कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन मनी में पैसे ज्यादा आ जाते हैं, कुछ ज्यादा पैसा दे दिया जाता है, लेकिन उसका अलॉटमेंट अभी भी पेंडिंग है, तो इनको आप शेयर कैपिटल में नहीं दिखा सकते। इसके लिए आपको एक अलग हेड बनाना पड़ता है, बिकॉज दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। although they have received the amount but they haven't allotted the share, but that money reveals what, वो मनी ये दिखाता है कि किसी बंदे को शेयर अलॉट करना है, ठीक है ना। सो दैट विल बी अ लायबिलिटी एंड वी विल क्रिएट अ सेपरेट हेड, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दैट मीन्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो आपका है उसमें फर्दर जो सब हेड है वो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आ जाएगी, जो भी टर्म लोन्स आपने बैंक से लेके रखे या फिर कोई भी अदर पार्टी से, आपने डिफरेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, आपके लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कोई लीज लेके रखा हुआ है वो हो सकता है, फाइनेंस लीज, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड जो है वो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि ऐसा कोई टैक्स लायबिलिटी जो करंट ईयर के लिए था बट यू हैव डिफर्ड सच थिंग, दैट मींस यू हैव पोस्टपोन्ड द पेमेंट ऑफ सच टैक्सेस। डिफर्ड करना मतलब पोस्टपोन कर देना। तो ऐसे अगर कोई भी आइटम्स होते हैं वो हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंडर दिख जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज अदर लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जो भी कुछ होंगे वो आप यहाँ पे दिखा देंगे, जो भी लॉन्ग टर्म नेचर्स के, मोर देन 1 ईयर जो जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। उसके बाद देखिए हमारा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना के रखा है, कोई ऐसा प्रोविजन जो 1 साल के लिए ज्यादा के लिए, then in that case such provision will come under long term provisions. उसके बाद देखिए current liabilities. Now in current liability we have short term borrowings, छोटे समय के लिए कहीं से पैसे लेके रखे, जैसे बैंक से ही आपने 1 साल के लिए कोई उधार लेके रखा है। उसके बाद है आपका ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मींस द क्रेडिटर्स, जो पहले हम बिल्स पेएबल बोलते थे उसको यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स के अंडर दिखा देंगे। उसके बाद है अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद अदर कोई करंट लायबिलिटीज तो आप वहाँ यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट अक्रू हुआ है बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। फिर आपके हो सकते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज हो सकता है, अनपेड डिविडेंड्स हो सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट किए गए, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस आर द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर 1 ईयर ना, फिर ईयर बाय ईयर चेंज हो जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप टोटल देखिएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड का कितना है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का कितना है, नॉन करेंट का कितना है, करंट लायबिलिटीज का कितना है, आप ये टोटल यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस टोटल रिवील्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने एसेट्स में। अब देखिए एसेट्स में जब आप आएंगे तो पहला जो है वो नॉन करंट एसेट्स है।
अब नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। नाउ द फिक्स्ड एसेट्स कैन बी टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स, सम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सम इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, है ना। दैट मीन्स टैंजिबल एसेट्स क्या हो जाएंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हीकल्स, फर्नीचर्स, other office equipments. These are the tangible assets. और intangible assets में अगर हम चाहते हैं तो there are various examples such as goodwill, brand, trademarks, computer software हो सकते हैं, mining rights हो सकते हैं, copyright, patents. These all will come under intangible assets. Now the third one is capital work in progress. जैसे कि मानो का आपका जो कंपनी है वो कहीं पे एक बिल्डिंग बना रही है अपने ऑफिस के लिए, और वो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, say it has been completed up to 60%. So that work in progress will come under capital work in progress because you have incurred some amount there ना। और वो बिल्डिंग आपका एक एसेट है बट दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो वैसे अगर कोई एसेट्स होते हैं तो वो आपके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है आपका इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है और वो अभी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो वैसे एसेट्स इस कैटेगरी में आएंगे। एग्जांपल हो सकता है सॉफ्टवेयर ले लीजिए, जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, दैट विल टेक सम टाइम, डेवलप कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में अभी भी दैट इज अंडर डेवलपमेंट। तो ऐसे कुछ अगर आइटम्स है तो वो आप यहाँ पे दिखाएं। उसके बाद है आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हो जाता है आपका ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए किया गया, जैसे अगर आपने कोई इक्विटी में करके रखा है, प्रेफरेंस शेयर में करके रखा है, किसी कंपनी का खरीद कर रखा है, डिबेंचर्स लेके रखे हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपने कुछ इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दिखा दोगे। उसके बाद है आपका डिफर्ड टैक्स एसेट्स। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए हो जाते हैं। फिर है आपके अदर नॉन करेंट एसेट्स, और अदर कोई नॉन करेंट एसेट है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड हेडिंग में, दैट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट दैट आर बीइंग हेल्ड और डन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए किया गया हो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। फिर आपका इन्वेंट्रीज दैट इज योर स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स आर द डेटर्स, डेटर्स का जो वैल्यू आप यहाँ दिखाते हैं। फिर है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद कैश एंड बैंक का बैलेंस आप यहाँ दिखा देते हैं। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या है, से फॉर एग्जांपल आपने किसी को छोटे पीरियड के लिए, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ लोन या एडवांस फॉरवर्ड किए, सो सच अमाउंट विल कम अंडर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद बाकी और कोई अदर करंट एसेट बच रहा है तो आप यहाँ पे दिखा दें। उसके बाद आप टोटल करते हैं किसका, नॉन करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स का। सो दीज टू विल गिव यू टोटल बैलेंस ऑफ एसेट्स, और हमने ऊपर अपनी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का टोटल करके रखा है, तो आप देखोगे कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल आपके एसेट के टोटल से मैच कर जाएगा। सो दिस इज द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हमारा पीएनएल दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका हमारा परफॉर्मा क्या है। अब यहाँ पे देखो एक्सक्यूज मी, यहाँ पे पहले जो हम बनाते थे उससे टोटली डिफरेंट यहाँ पे सारे हमारा जो फॉर्मेट है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्या है। सबसे पहला देखो यहाँ पे आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नंबर 1, और ये जिस तरीके से ये आइटम्स लिखे गए हैं आप उसी तरीके से लिखिए, आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने रेवेन्यू को लास्ट में दिखा दिया या फिर बीच का कोई एक आइटम आप पहले दिखा, बिकॉज दिस इज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड as per this format only we have to prepare the statement of profit and loss. Okay, now see, सबसे पहला हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या होगी, इसका कहने का मतलब है जो भी बिजनेस का काम है, बिजनेस जिससे रेवेन्यू अर्न करता है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ट्रेडिंग में है तो कुछ सामान खरीद के बेच रहा होगा, यही है। सो सेल ऑफ दैट गुड्स विल बी योर, by selling that goods you will have some revenue and you have generated that revenue from your operation.
सो वो सारे बेसिकली सेल्स का जो अमाउंट है वो आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आते हैं। उसके बाद आपका अदर इनकम है। अदर इनकम कहने का मतलब है अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी एक्टिविटी जो आपका बिजनेस का था, उसके अलावा अगर कोई अदर सोर्सेज से आपने कुछ पैसे रिसीव किए हैं, देन इन दैट केस दैट विल कम अंडर अदर इनकम। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आपको कोई क्रेडिटर को पे करना था बट यू हैव रिसीव्ड सम डिस्काउंट, so that discount received is a type of income, but that is not primarily from your main activity। उसके बाद आप क्या करोगे, ये भी जो आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम उसको टोटल करके टोटल रेवेन्यू दिखा दोगे 1+2, तो थर्ड में टोटल रेवेन्यू। फोर्थ है आपके एक्सपेंसेस। इसमें हम सारे एक्सपेंसेस को वन बाय वन लिस्ट आउट करते हैं। पहला इसमें देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है। जो भी मटेरियल कंज्यूम होते हैं आपके, वो यहाँ पे आप दिखा देते हो। उसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर साल में कुछ स्टॉक परचेज किया गया है वो यहाँ पे दिखेगा। फिर है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, अगर आपके फिनिश गुड के स्टॉक में कुछ चेंजेस हो रहा है तो चेंजेस हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज योर चेंजेस। तो फिनिश गुड में कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा दोगे। वर्क इन प्रोग्रेस में हो सकता है, वो आप यहाँ दिखा दोगे। उसके बाद आपके पास कुछ स्टॉक था ऑलरेडी पड़ा हुआ, उसका हो सकता है तो आप यहाँ दिखा दोगे। उसके बाद देखो आपका है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपके क्या आते हैं, वो सारे खर्च जो आपने एम्प्लॉयज के ऊपर किए हैं। जैसे कि क्या किया जाता है, जो हम सैलरीज देते थे, वेजेस देते थे, पीएफ पे कंट्रीब्यूशन कुछ दे रहे हैं उनको, ठीक है, वो सारा चीज जो है अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा, बिकॉज दिस एक्सपेंसेस आर बीइंग इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये सारे जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चे होंगे वो आप यहाँ पे दिखा दोगे, और वो जो खर्च है वो बिजनेस कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई लोन लेके रखा है, कोई लीज पे कुछ भी लेके रखा है, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आप पे कर रहे हो, दैट अमाउंट विल कम अंडर फाइनेंस कॉस्ट। ओके, दैट मीन्स बेसिकली द इंटरेस्ट एक्सपेंस और अदर बोरोइंग कॉस्ट विल कम अंडर दिस कैटेगरी। उसके बाद है देखो आपका अदर इनकम, सॉरी अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और कोई एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, ये जो फोर्थ नंबर में आपने एक्सपेंसेस को दिखाया उसका आप टोटल कर लोगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज योर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। तो ये जो वैल्यू है ये आपका आएगा थर्ड माइनस फोर्थ आइटम। थर्ड क्या था आपका, टोटल रेवेन्यू। ओके, टोटल रेवेन्यू से आपने अपने टोटल एक्सपेंस को जब आप लेस कर दोगे तो आप जो आओगे, अब आप आ रहे हो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। बिकॉज अभी तक जो भी हमने प्रॉफिट निकाला उसमें कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं डिडक्ट हुए हैं, सो दिस इज दैट प्रॉफिट। सो फिफ्थ वन वी ऑल आर क्लियर। नाउ सिक्स्थ इज, अब अगर कोई भी एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, that items will be shown under सिक्स्थ कैटेगरी। तो यहाँ पे आप सिक्स्थ कैटेगरी में कोई भी एक्सेप्शनल आइटम्स है वो दिखा दो। उसके बाद आप आते हो सेवेंथ में। तो सेवेंथ क्या है, सेवेंथ में आप क्या करो, जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स था फिफ्थ वाला, उससे अब आप सिक्स्थ आइटम को लेस कर दे रहे हो, दैट इज एक्सेप्शनल आइटम्स को। तो आप जो है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स पे आ गए, बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सॉरी एक्सेप्शनल आइटम्स जो है वो आपके डिडक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप एट्थ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिखाते हो। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को जब आप फिर से लेस कर देते हो, दैट मीन्स सेवेंथ माइनस एट्थ पार्ट विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ओके, सो नाइन्थ वन इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आप कैसे आए, इस पे आप आने के लिए सेवेंथ को एट्थ से लेस किए। उसके बाद आपका देखो टैक्स एक्सपेंस, टेंथ पार्ट। टैक्स एक्सपेंस में आपका करंट टैक्स आप कोई पे करो या डिफर्ड टैक्स कोई पे करो। करंट टैक्स मतलब करंट ईयर का कोई टैक्स था वो पे कर दिया। डिफर्ड टैक्स मतलब कोई पिछले सालों में आपने टैक्स पे नहीं किया था, उसका टैक्स आप आज पे करो, दैट वन इज योर डिफर्ड टैक्सेस। ओके, नाउ 11th इज योर प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो अब जब आएगा, अब जब आप जो हमारा नाइन्थ आइटम था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे जब आप टेंथ आइटम को लेस कर दोगे टैक्स को, तो अब जो आता है आपको वो पैट आता है बेसिकली, जिसको हम बोलते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। सो दिस वन इज क्लियर। उसके बाद है, अगर आप ये जो प्रॉफिट आया ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से है, मतलब कि ये ऑपरेशन आप कर रहे हो, दिस एक्टिविटी इज बी कैरिड ऑन। और वैसे अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है तो वो भी दिखा दोगे, अदर प्रॉफिट्स जो है।
उसके बाद है आपका टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अगर उस पे कुछ टैक्स आपको देने पड़े हैं वो दिखाओगे। उसके बाद इन दोनों को बैलेंस करोगे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट और टैक्स एक्सपेंसेस, दैट इज 12 माइनस 13, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ओके, उसके बाद आपका क्या है, जो भी है वो अर्निंग पर शेयर आप निकालते हो, जिसमें बेसिक और डायलूटेड आप जो आपका टोटल अर्निंग जो आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है, उसको जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड करते हो तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाता है। सो दिस वन इज योर फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो एज पर सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर्मेट, उसके हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट जो है पार्ट 1 में आती है और प्रॉफिट एंड लॉस जो है पार्ट 2 में आती है। ये जो है इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यूज, बिकॉज बहुत टाइम देखा गया है कि ये पूछा गया कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के किस पार्ट में आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। So the right answer is part 2 and profit and loss comes under part 2 and balance sheet part 1. So thank you everyone.